हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो एनपीएस जिसका विरोध हमेशा से चलता रहा है कि भैया ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ, उसकी जगह पिछले साल सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी जो कि ना तो एनपीएस थी ना ओपीएस थी। उसका नाम था यूपीएस। उसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया था, उसमें सारी जानकारी वहां पर आपको दी थी। इस आई बटन पर आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बीच का रास्ता सरकार ने लगाया, हम लोगों को दिया था, और इसमें ऑप्ट करने का भी ऑप्शन दिया कि आपको कहा कि आप चाहें तो एनपीएस में बने रहे या आप जो है यूपीएस में आ जाएं। कुछ खास बातें इसकी क्या थी। सबसे पहली बात है, इसमें मिनिमम 10,000 की पेंशन का प्रोविजन था। नंबर दो, इसमें जो ईयर सर्विस था वो 25 साल था। 25 साल तक अगर कोई सर्विस कर लेगा, वो अगर वॉलेंटरली रिटायरमेंट लेता है तो उसको इस पेंशन की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा तीसरा यह था, कोई 10 साल की नौकरी कर लेता है और वो रिटायर हो जाता है, यानी कि जिस समय उसकी रिटायरमेंट एज है उस समय उसकी मात्र 10 साल की सर्विस हुई है, उसको भी पेंशन मिलेगी। अब 25 साल के क्राइटेरिया और 10 साल के क्राइटेरिया, तो इसमें क्या किया था, प्रोपोर्शनेट, जितने साल की उसकी सर्विस हुई होगी उतना, यानी कि 50% उसकी सैलरी का पेंशन फिक्स किया गया था। इस 50% में अगर उसकी सैलरी, उसकी जो जॉब है 25 साल नहीं हुई है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जितने साल कम हुई है उतने परसेंटेज उसके उस रेशियो में कम हो जाएंगे। उसके अलावा फैमिली पेंशन को क्या स्कीम थी कि जो भी उसकी पेंशन बनी थी, अगर उसकी डेथ हो जाती तो जो उसकी बनी थी पेंशन या बनेगी, उसका 60% उसको मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग एनपीएस में बने रहने देना चाहते हैं, जो लोग बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए रूल ये आया है कि वो एक ऑप्शन मिलेगा उनको। वो बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। और जो नए एम्प्लॉय आए हैं, तो नए एम्प्लॉय के लिए क्या कहा गया है कि वो भी एक बार ऑप्शन मिलेगा। वो चाहे तो एनपीएस में बने रह सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार यूपीएस को ऑप्ट कर लेंगे तो वो नहीं होगा। तीसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट इसमें आई वो ये आई कि भैया जो भी एनपीएस में आपका कॉर्पस है वो सरकार का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि हमें एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है, अगर आप पुराना बहुत लंबा आपका एनपीएस में अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है, उस वैल्यू को एक सिंपल कैलकुलेशन से आप ये देखें कि उससे आप क्या कर सकते हैं। मान लिया आपने प्लॉट ले लिया या कहीं पीपीएफ में जमा किया, ऐसी जगह जमा किया जहां पे अच्छी अर्निंग आ रही है, तो वहां पे आपका विवेक काम कर सकता है। यानी आज की सैलरी बेसिक पे प्लस डी पे जो 50% का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, उस हिसाब से ही ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन तो आने वाले समय में और क्लियर होती जाएगी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इतना वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत बात है दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं आपके बेनिफिट के लिए। जितनी भी जानकारी होती है, कॉम्प्लिकेटेड जानकारी को एक सिंपल फॉर्म में हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब इस वीडियो के उस पार्ट की ओर जिसमें हम एक एक बिंदु को, क्योंकि जिस सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी अनाउंसमेंट जो 24 में किया था, 25 में अब गजट नोटिफिकेशन, और ये अनाउंसमेंट केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसका मतलब ये हुआ, आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसको ऑप्ट करने के बहुत बड़े चांसेस हैं, तो वो भी उनको ऑप्ट कर सकती है। तो अभी तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लगभग 50 लाख कर्मचारी जो हैं उनके लिए आई है। हाँ, जो लोग अभी रिसेंटली रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए भी इसमें ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, डिटेल जो हमारा गजट नोटिफिकेशन आया उस गजट नोटिफिकेशन को देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये 24 जनवरी को, ये सॉरी 25 जनवरी को ये गजट नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस हो गया है। और इस गजट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार का है, तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसको जारी कर रही है। और ये है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकल्प के रूप में जो यूपीएसएस को वो चुनना, इसकी इसमें बात की गई है। ठीक है, क्या बातें हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया था कि भैया आपकी कम से कम कितनी
10 साल की सर्विस होनी चाहिए, जो कि रिटायरमेंट के समय होती है। मान लिया आपका रिटायरमेंट डिपार्टमेंट में 55 साल की सबकी एज में रिटायरमेंट होता है, तो यानी कि आपकी 10 साल की सर्विस हो जानी चाहिए तब तक, ठीक है। यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन इसको टेक्निकली बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। तो इसमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो कि क्या है, केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारी होते हैं, उनके अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है, यानी उनके लिए अलग रूल है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्त, यानी कि उनको अगर जल्दी भी सेवानिवृत्त किया जा रहा तो उनके लिए वो 10 साल का रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि भैया ये अगर स्कीम का लाभ लेना चाहते हो और 25 साल की सर्विस आपने कर ली है, ठीक है, और उसके बाद वीआरएस ले लेते हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि 25 साल के बाद वीआरएस लेने पे आपको मिलेगी सुविधा। लेकिन अगर सरकार आपको हटाने या बर्खास्तगी करती है या कर्मचारी रिजाइन करता है, तो ये जो है उपलब्ध नहीं होगा इस मामले में, ठीक है। ऐसे मामले में एकीकृत योजना का विकल्प लागू नहीं होगा, ठीक है। लाभ की बात करते हैं तो लाभ की बात में अभी हमने बोला था कि 50% मासिक औसत मूल वेतन का 50%। अब पिछले तुरंत 12, मान लिया आप जो है 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, तो पूरे साल आपने जो भी, मान लिया 2024 को रिटायर हुए थे आप, तो पूरे साल में जो वेतन मिला था उसका मूल वेतन का मासिक औसत, ये ध्यान रखिएगा, मूल वेतन का है। तो आमतौर पर एक कर्मचारी जब 20-25 साल नौकरी कर लेता है और वो लगभग 40,000 पर ज्वाइन करता है, तो उसकी लगभग जो बेसिक पे होती है वो 70 के आसपास हो जाती है, 70-75। तो उसका आधा यानी 35-40 हजार रुपए। तो इसका अंदाजा आप मोटा मोटा ही लगा लीजिए कि लास्ट में जो पेंशन आपको मूल वेतन आपका है उसका 50% मोटा अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आमतौर पर अगर आप 60,000 के उसमें है तो 30,000 आपकी तय हो जाएगी, ठीक है, अगर आप रिटायर होने वाले हैं। और अगर आपकी बहुत जॉब है तो जो जितना आपका, आप सीधे स्केल देख लें उसमें, पे स्केल में कहाँ तक पहुंच जाएंगे उसका आप 50% आप कर लीजिए, ठीक है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष। अब ये जो 50% का स्केल है वो तब होगा जब आप 25 वर्ष की सेवा कर लेंगे। अगर मान लिया आपने केवल जो है 10 वर्ष की सेवा करी है, मान लिया, ठीक है, तो आपको 20% ही मिलेगा। यानी जिनकी सेवा कम है, 10 से 25 से कम है, तो उनको और कम पेमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा वही रेशियो में मिल जाएगा। तीसरा, एक इसने बोला हुआ 10 साल या उससे अधिक अगर आपने नौकरी कर ली तो कम से कम आपके हाथ में 10,000 रुपए और दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए, यानी कि अभी आपकी उम्र है 51 ईयर और आपने वीआरएस ले लिया। अगर आपने यहां पर वीआरएस ले लिया तो आपको 9 साल वेट करना पड़ेगा, यानी आपकी पेंशन जिस दिन रिटायरमेंट की एज थी तभी से मिलेगी, ठीक है। कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए तो जो भी उसको भुगतान मिल रहा था उसका 60% उसके कानूनी रूप से जो भी उसके पीछे विवाहिता पति या पत्नी है उनको मिल जाएगा, ठीक है। महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान। अब ये मामला जो है जैसे महंगाई राहत, तो अभी इस पे बात आ रही है कि अगर किसी समय पे आने वाले 5-10 सालों में इस पेंशन से उसका गुजारा नहीं होता तो कोई रिकमेंडेशन अगर आती है तो वहां पर इस पे कुछ और इंक्रीमेंट की बात कही गई है। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पे लागू महंगाई भत्ते की तरह की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी, ठीक है। अगली बात आती है कि अगर आपने जो सर्विस थी, जो एलिजिबल सर्विस थी, प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों जिसमें मूल वेतन और महंगाई है का 10% एक मुश्त अनुमति, यानी कि जब आप जितनी आपने जॉब कर ली है तो उस जॉब का हर साल का 6 महीने यानी एक साल में दो टुकड़े हो गए आपके, ठीक है। उन दो टुकड़ों में क्या मिलेगा, आपको मासिक परिलब्धियां, जो मासिक आपको मिलता है मूल वेतन और महंगाई भत्ता, उसका 10% से एक मुश्त राशि भी आपको
दी जाएगी। यह एक मुफ्त भुगतान सुविधा उसको मात्रा को प्रोवाइड, यानी कि आपका जो पेंशन है वो अलग चल रहा है और ये एक राशि आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना के दो निधियां बनाई हैं। एक तो ये जो कर्मचारी अपना हिस्सा देता है और उसी के बराबर सरकार भी देती है, ठीक है, के साथ एक व्यक्तिगत कार्पस और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान का एक पूल, यानी कि केंद्र सरकार इसके अलावा भी एक पूल कॉर्पस बना के रखेगी जिससे कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन देने में देरी या अयोग्यता ना हो, यानी कि एलिजिबल अपना फंड बना के रखेगी। ठीक है। कर्मचारियों का अंशदान 10% होगा, केंद्र सरकार का भी 10% होगा, और ये सब कहाँ जमा, वो कर्मचारी के व्यक्तिगत में, यानी कि इनिशियली जो ये 10-10 है वो तो कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में आएगा और एक अलग से अतिरिक्त बना के रखेगी सरकार। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं के अनुमानित 8.5% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अनुसार, यानी कि सरकार एक पूल में जो बना के रखेगी जिससे कभी भी उसका दिक्कत ना हो, भुगतान सुनिश्चित किया जा सके, एक अलग से उसका मूल वेतन महंगाई का 8-8.5% भी अलग से उसको व्यवस्था पूल कॉर्पस के स्थान पर रखेगी। ठीक है। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं, यानी कि जो ऊपर 10 और 10-20% था ना ये वाला, इसके लिए कर्मचारी इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग जो जैसे एनपीएस में था वो अपना सकते हैं, लेकिन जो अलग से सरकार कर रही है जमा उस पे वो डिफॉल्ट पैटर्न जो भी होगा वो अगर उसने नहीं अपनाया तो सरकार का जो जो पेंशन नियामक अधिकरण का है प्राधिकरण ने जो भी तय किया हुआ उसी पैटर्न पे इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि वो जो पैसा जमा हो रहा है उसकी ग्रोथ से ही तो आपको पेंशन मिलनी है ना। उसके बाद बात आती है केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय पूरा, और ये आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो कर्मचारी जो पेंशन की इस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गए तो उनको भी इसका विकल्प चुनने का एक मौका दिया जाएगा। ठीक है। एकीकृत ये यूपीएस जो स्कीम है विकल्प के परिचालन में आने वाली प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्वान कर्मचारी के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी, यानी कि जो नए कर्मचारी आएंगे उनको भी इसका एक वो दिया जाएगा। एक बार चुने जाने के बाद ये अंतिम अवसर होगा, यानी जो उन्होंने कर लिया वो होगा। ठीक है। और अगर वो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस है वो उसमें कवर कर रखा है, अब वो इस विकल्प के परिचालन की प्रभावी सेवा में है अभी और वो एकीकृत का यूज करते हैं तो उसका जो भी कॉर्पस होगा वो यूपीएस वाली स्कीम में पैसा सरकार के पास आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसमें तो मिलना नहीं है अब उसको। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी किया हुआ है और वो उसको नया वाला विकल्प ले लिया उसने, तो उसमें क्या होगा, जो विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कार्पस मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमान अनुमानों के साथ की जाएगी। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें आप इसे पढ़ सकते हैं, बट ये टेक्निकल बात है, इसका एक कर्मचारी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों। और अगर अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर जो यूपीएस स्कीम का विकल्प ले रहा है कर्मचारी, उसकी अर्हक सेया उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वो कार्य था, मतलब ये डिसाइड करने का जो डिसीजन है जो जहां वो कर्मचारी काम कर रहा है वही बताएगा हाँ जी ये उस लायक है या नहीं है। ठीक है। जो भी रिटायरमेंट की एज है इसको हम अधिवर्षिता का बोलते हैं, सुपर एन्युएशन भी बोलते हैं, उसमें सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कार्पस में व्यक्तिगत कार्पस के मूल्य अंशों को, तो बेसिकली ये कह रहे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्तिगत उसका कार्पस मूल्य है उसको वो उन उस कॉर्पस में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा जिससे उसकी पेंशन बन पाए। ठीक है। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कार्पस से पूल कार्पस के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य यूनिट बेंचमार्क, तो ये बेसिकली जो नीचे वाले मैटर हैं इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको जो इंफॉर्मेशन थी ठीक है वो दे दी, और खास कर से ये वाली बात यहां देखिएगा, एकीकृत पेंशन योजना का परिणाम 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो जाएगी, यानी जो लोग ऑप्ट, अब आपको जल्दी जल्दी ऑप्शन आएंगे तो उसके बाद 1 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये कैलकुलेशंस के वो दिए हुए, इसके लिए मैंने बताया कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा
अभी आपको इतनी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो हमने बनाया था दोस्तों। अगर आप ये जो डिटेल वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि वो जैसे ही वीडियो आएगा तो दोस्तों आप एक मोटा जो अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपने बहुत लंबा समय एनपीएस में बिता दिया और अच्छा कॉर्पस वहां हो रहा, रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन करके ही डिसीजन लीजिएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए ये बात आ रही है कि भाई अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भैया चलो ठीक है, 25 साल नौकरी कर लेना, 25 इंक्रीमेंट अपने जॉब में जोड़ लेना, वहां कहाँ पहुंचते हैं उसका उतना परसेंट रहेगा उस समय पे, तो उस हिसाब से देख लेना। तो कई मायनों में देखा जाए तो अच्छा डिसीजन भी हो सकता है। अगर मान लिया शेयर मार्केट अच्छा चलता गया तो एनपीएस में फायदा होगा आपको, और अगर अच्छा नहीं चला तो भैया इतना तो मुझे मिल ही जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो है जो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, और आपके पास 2 मौके आएंगे तो आपकी सैलरी में एक अच्छा जो है इजाफा मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाया